नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी शिक्षण विधियों को आगे करते हुए हम बढ़ाते हुए चलते हैं। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है समवाय विधि, और उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से रंगमंच अभिनय विधि सबसे अच्छी विधि होती है। लेकिन यहाँ पूछा है कि नाटक शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आपको बताना है समवाय विधि सबसे अच्छी विधि होती है। ठीक है। श्यामपट्ट कार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए? सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सामान्य? बिल्कुल नहीं। तो श्यामपट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सहभागिता होगी ना, उतने ही ज़्यादा बच्चे क्रियाशील होकर के सीखेंगे। और यह अति आवश्यक है किसके लिए? क्रियाशीलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्रियाशीलता के द्वारा सीखना, क्रियाशील करके सीखना। ठीक है। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो हमें पता है बुनियादी शिक्षा की अवधारणा गांधी जी के द्वारा 1935 में दी गई, और इसे बाद में बढ़ाते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1937 से 1939 में महाराष्ट्र के वर्धा में इसे विद्यालय खोला और इसे आगे बढ़ाया। बालक को ऐसी शिक्षा से जोड़ा जाए जिसमें भविष्य में उसे नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़े, नौकरी के बजाय वह स्वयं अपने क्षेत्र में अपना भविष्य चुन करके आत्मनिर्भर बन सके। यह कहलाती है बुनियादी शिक्षा। और बुनियादी शिक्षा में कह सकते हैं हम रोजगार पर बल दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं स्वरोजगार। मतलब एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, ऐसा कह सकते हैं हम। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता है इसमें। वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो सस्वर भी होता है, मौन भी होता है, लेकिन अध्ययन नहीं होता है। उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ जो आंसर होगा, वैसे उपर्युक्त सभी आंसर करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि जब वाचन शिक्षण की बात की जाती है ना, वाचन शिक्षण की, तो वाचन शिक्षण 3 प्रकार का होता है। एक सस्वर वाचन, एक मौन वाचन, एक अध्ययन वाचन। देखिए अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये अध्ययन वाचन कौन सा है। वैसे यहाँ अध्ययन वाचन नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था द्रुत वाचन। ऐसा वाचन जो केवल पढ़ने के लिए, जैसे अखबार पढ़ना, द्रुत वाचन। मौन वाचन, गहन रूप से पढ़ना, इसे गहन पठन भी कहते हैं। और एक होता है जोर से पढ़ना, यानी सस्वर वाचन, सभी के साथ में जोर से पढ़ना। अब कैथरीन एक है, कैथरीन, उन कैथरीन के अनुसार देखिए क्या परिभाषा निकाली है इन्होंने। कैथरीन ने कहा है कि वाचन सीखने की वह जटिल प्रक्रिया है। क्या है? वाचन जो है ना, सीखने की वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का प्रक्रिया है, जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। तो जटिल प्रक्रिया है कौन सी? यह जो वाचन है, यह वाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सुनने के जो पक्ष होते हैं, जो माध्यम है, जो गतिवाही माध्यम है, गतिवाही माध्यम है, उनका कहाँ पक्ष होता है? वो मानसिक पक्षों से संबंध होता है, उनका मानसिक पक्षों से उनका संबंध होता है। तो कैथरीन ने कहा है कि वाचन एक जटिल प्रक्रिया है, थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, जिसमें सुनने के जो पक्ष होते हैं, जो गतिवाही माध्यम है, जो मेथड, जो कह सकते हैं मीडिएटर है, वो मीडिएटर, उनका सीधा संबंध होता है मानसिक पक्ष से। यानी बिना दिमाग के, बिना स्मरण के हम वाचन भी नहीं कर सकते, और वाचन एक जटिल प्रक्रिया बताया है कैथरीन ने। और वाचन 3 प्रकार का होता है। एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है चुपचाप वाचन करना, एक होता है तेज गति से वाचन करना। वाचन 3 प्रकार का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग विषय वस्तु को सरल बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। विषय वस्तु को छोटा बनाते हैं? ये भी नहीं। विषय वस्तु को बड़ा बनाते हैं? ये भी नहीं। विषय वस्तु को संगठित बनाते हैं? बिल्कुल सही है। जब शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करते हैं तो विषय वस्तु को हम संगठित कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जो बिखरी हुई विषय वस्तु होती है, कि हमें किस तरह से पढ़ाना है। और जॉन डीवी का तो कथन ही यही है। जॉन डीवी का क्या कथन है? कि शिक्षण विधि वह कार्य है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित करते हैं। किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा है। जॉन डीवी ने प्रोजेक्ट विधि दी, प्रोजेक्ट विधि का कह सकते हैं विचार दिया, जिसे बाद में किलपैट्रिक ने मूर्त रूप दिया। किलपैट्रिक ने बाद में इसे विधि के रूप में स्थापित किया, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि। ठीक है। तो जॉन डीवी ने कहा है कि विषय जो
शिक्षण विधि है उसके द्वारा तो हम विषय वस्तु को संगठित करते हैं, इकट्ठा नहीं करते हैं, संगठित करते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुकरण होता है, अनुबंधन, अतिरिक्त शक्ति या परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए यहां अतिरिक्त शक्ति का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन बनता है भाषा में, अनुकरण होता है, परिपक्वता भी होती है। अब भाषा के कुछ प्रमुख सिद्धांत है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हम किसी न किसी उद्देश्य के लिए भाषा सीखते हैं तो उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, हम अभ्यास करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो आवृत्ति या पुनरावृत्ति का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, हम क्रियाशीलता के द्वारा सीखते हैं तो क्रियाशीलता का सिद्धांत काम करेगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत काम करेगा। हमें अभिप्रेरणा मिलेगी तो हम काम करेंगे तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत काम करेगा। अनुबंधन, अनुबंधन नहीं होगा तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे, अनुबंधन का सिद्धांत होगा, अनुकरण का काम करेगा। और विभाजन, विभाजन का सिद्धांत, हम विभाजन भी करते हैं, अलग अलग करने का सिद्धांत। रुचि नहीं होगी तो हम सीखेंगे नहीं तो रुचि का सिद्धांत भी काम करेगा। ठीक है, और एक होता है परिपक्वता का सिद्धांत, जो ये डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी भाषा विकास का यह सिद्धांत नहीं है। तो कौन कौन से? उद्देश्य पूर्ति, अनुकरण, आवृत्ति होती है उसकी, पुनरावृत्ति होती है, क्रियाशीलता होती है, बच्चे की रुचि होना जरूरी है, अनुबंधन होता है, अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए, और विभाजन भी होना चाहिए, और परिपक्वता साथ में जरूरी है। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से संबंधित है तो श्याम पट्ट पर लिखना ये भी कुशलता है, प्रश्नों को हल करना ये भी कुशलता है, प्रश्न पूछना ये भी कुशलता है, तो उपर्युक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर होगा। एक प्रभावशाली शिक्षण में विशेष कौशलों का समावेश किया जाता है, उनमें क्या क्या चीजें हैं? जैसे प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना ये कौशल है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इसके बाद में उदाहरण सहित समझना, उदाहरण सहित समझा दो, पुनर्बलन दो उन्हें। ये किसके लिए है? शिक्षण कुशलता के लिए। आपका शिक्षण कौशल कैसा है? क्या आप पुनर्बलन दे रहे हैं, नहीं दे रहे, समझा रहे हैं अच्छे से, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, और श्यामपट्ट का कार्य भी अच्छे से कर रहे हैं, और व्याख्या भी अच्छे से कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों को हल करवाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, पुनर्बलन देंगे, श्यामपट्ट पर लिखेंगे और व्याख्या करेंगे। ये आपके शिक्षण कुशलता के कह सकते हैं तत्व हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ ऐसा लगेगा सारे ही ऑप्शन एक जैसे हैं, तो यहाँ कहा गया है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद, बिल्कुल नहीं, बाद में नहीं, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा चर्चा हो ही नहीं रही है, वहाँ तो प्रश्न पूछा जा रहा है। लगातार प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, जो वो काम कर रहा है वो अच्छा है, तो इसीलिए वो बार बार उसे करने के लिए कहना चाहिए, कि बार बार प्रोत्साहित करना चाहिए। और स्वतंत्र उत्तर ढूंढने के लिए भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि बालक अगर स्वयं ढूंढ सकता है तो वो ढूंढ ही लेगा, बाकी प्रश्नों के उत्तर तो आपको देने ही होंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्न कौशल की भूमिका सर्वाधिक होती है, जहां बालक प्रश्न पूछता है। प्रश्न कौशल की भूमिका सर्वाधिक होती है शिक्षण की प्रक्रिया में। और ऐसी स्थिति में आपको कक्ष में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछे उनके शिक्षक के द्वारा उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जितना हो सके प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबंधित होने चाहिए, बाहर के नहीं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण हैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आंसर होगा। व्यावहारिक भी होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, वैधता होनी चाहिए। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण हैं। एक अच्छी परीक्षा उसे कहा जाता है जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति पर खरी उतरती है। उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम वैधता, यानी वो वैध है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। विश्वसनीय, उसके परिणाम एक जैसे हैं। व्यावहारिक है और विभेद भी करने वाली है, विभेदकारिता। चलिए, विभेद भी करती है सभी बच्चों में। जो प्रतिभाशाली है उनके लिए प्रतिभाशाली जैसे प्रश्न बनाए हैं, जो
सामान्य दर्जे के प्रश्न हैं जिनसे बालक उनमें विभेद किया जा सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को क्या बनाया? बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बना दिया। बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया? बिल्कुल नहीं। अस्पष्ट बनाया? अस्पष्ट नहीं बनाया। शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए व्यापक बनाया? तो बिल्कुल सही है। जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लाया गया तो इससे शैक्षिक क्षेत्र और इसके साथ में जो गैर शैक्षिक थे, जो कह सकते हैं इंडस्ट्री थी, व्यावसायिक लोग थे, उन सब में उनकी योग्यता का निष्पादन हुआ और ये व्यापक बन गया। तो यहाँ डी करेक्ट आंसर होगा। बाहरी क्षेत्र में भी इसने अच्छा काम किया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक व्यापक बनाया और बालक के शैक्षिक प्रगति के साथ साथ में उसका नैतिक, चारित्रिक, ये जो गैर शैक्षिक क्षेत्र थे, नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक, इन मूल्यों का भी मूल्यांकन होने लगा। तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं। धन्यवाद।